आज एक जर्नैल का बेटा हार गया, उसने सांप को भी मार दिया और लाठी भी बचा ली। कहा मैं पार्टी के 2 ओहदे छोड़ता हूं लेकिन तहरीक इंसाफ और इमरान खान को नहीं छोड़ रहा। 3 बार दोहराता हूं, ओहदा छोड़ा है, इमरान खान को नहीं छोड़ा। चीफ जस्टिस के बच्चों को हम उठा लेंगे, हम तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कौन और किस नौयत की धमकियां दे रहा है, जबकि इमाम खमीनी के इनकलाब से लेके नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, ज़िया-उल हक बांग्लादेश का बन जाना, ये सारा किस्सा क्या है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम वाक़यात से मुख्तलिफ कैसे है, आज मुफस्सल बात करेंगे इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुब असद उमर की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उन्होंने बड़ा हिकमत से काम किया, उनको भी राज़ी रखा, अपनी पार्टी को भी राज़ी रखा, यानी कि सांप को भी मार दिया और लाठी भी बच गई। आधी बात उनकी मानी, आधी अपनी मनवा ली। पार्टी ओहदा छोड़ने से और कोर कमेटी की जो हैसियत थी उससे अलहदा होने से कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसको फ़र्क कहना चाहिए। ताहम उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, कारकुन हमारा कीमती एहसासा है, मुहिब्बुल वतन है, इमरान खान के साथ हूँ। अब क्यों छोड़ा ओहदा? उनको खुश रखना था, खुद को भी बचाना था, हिकमत के साथ काम किया। 3 नस्लों की कुर्बानी है उनकी आर्मी के अंदर। अलग बात है दूसरे भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है, वालिद जर्नैल रहे और आज एक जर्नैल का बेटा हारा। ये एक सियासतदान नहीं हारा, ये इस निज़ाम के सामने लचक खा गया और ये लचक दिखाना होती है, इतना हिकमत से काम करना होता है। पूछा गया फवाद चौधरी छोड़ के, कहा गया कल भी अच्छे मरासम थे, आज भी अच्छे मरासम हैं। ये जो लोग छोड़ रहे हैं, ये वक्फा ले रहे हैं, ये गोशा नशीन हो रहे हैं, ये सोबतें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो असद उमर का इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को ना छोड़ना पहले लोगों की बानिस्बत एक तब्दीली है, और इमरान खान का ये कहना कि शेरी मज़ारी और फवाद चौधरी और जो बाकी लोग छोड़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है उन्होंने हिकमत से काम किया और वो इस मुसीबत से बाहर निकले। अब शाह महमूद कुरैशी इसी वजह से अंदर हैं कि आप भी छोड़ दीजिए जनाब, क्यों इमरान खान के साथ हैं? देखिए हम ताकतवर लोग हैं, देखिए हमारे पास इख्तियार है, हम जो चाहें कर सकते हैं। आपको वज़ीर आज़म बना सकते हैं, निगरान वज़ीर आज़म, आपको जहांगीर तरीन से बेहतर हैसियत दे सकते हैं, और चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन शाह साहब भी जब बाहर आएंगे तो मज़ामत भी करेंगे। मज़ामती अल्फाज बोलने के बाद शायद वो ओहदा ना छोड़ें, चूँकि अब तक वो नहीं झुके। फिर देखिए कि इस मुल्क के अंदर जब इंसाफ ना मिल रहा हो, हर तरफ आपको पता हो कि 4 ज़मानतें होने के बाद 5वीं मरतबा भी पकड़े जाएंगे, तो फिर वहाँ पे ओहदा छोड़ देना तो कम से कम तो इतनी तो डील बनती है। और जब थोड़ी सी भी उम्मीद हो कि इस मुल्क के अंदर उस परवरदिगार के बाद जहाँ से इंसाफ मिलता है उसको अदालत, उसको अदलिया कहते हैं, अगर वो भी बेबस है और इस मुल्क का जज ये कह रहा है कि तुम्हें ज़मानत दूंगा और फिर भी पकड़े जाओगे, तो फिर वो इंसान टक्कर मारे किसी दीवार के साथ या क्या हाल करे अपना या दूसरों का। तो ऐसी सूरत हाल में हिकमत जो है उससे काम लिया जाता है और अभी तक हिकमत के साथ काम हो रहा है। यकीनन ये हालात उस डगर पे जा रहे हैं जहाँ पे ये सब मिल बैठेंगे और अपने अपने मफादात की फिर भी यही बात करेंगे। वैसे तो सियासतदान का ये काम है कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना दे, लेकिन हमारे यहाँ नफ़रत, हमारे यहाँ मनाफ़कत, बुग़्ज़, अनाद, हसद और ज़ाती मफादात हैं। दूसरी जानिब अदलिया के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को बड़ी अहम खबर आपको दे रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे। ये उनको धमकियाँ मिल रही हैं। कौन दे रहा है? आप भी सोचें, हम भी इसके ऊपर मज़ीद सोचेंगे। और PDM की हुकूमत जो है उसने पहले भी चीफ जस्टिस को बहुत कुछ कहा। क्या चीफ जस्टिस डर गए? हाँ, किसी हद तक सहम गए। देखिए बात अपनी ज़ात की हो तो फिर भी इंसान बर्दाश्त, कबूल और हौसला कर लेता है, लेकिन जब बात वालिदैन की, अहलिया की, औलाद की आ जाए तो एक वालिद अगर कोई है तो वो ये महसूस कर सकता है कि वहाँ पे इंसान बड़े बड़े लड़खड़ा जाते हैं। चूँकि हकीकी आज़ादी लेनी थी, लेकिन अब तो अपने बच्चे भी आज़ाद नहीं होंगे। जिस शख्स ने
इंसाफ करके आइन के ऊपर अमल करवाना था, अगर उसको ये धमकी दे दी जाए कि तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे, और उठाया भी जा सकता है, वहाँ एक चीफ जस्टिस किससे फिर जाके इंसाफ लेगा, क्योंकि उससे बड़ी अदालत तो वो तो आखिरत में इंसाफ करेगी। तो ये हालात हैं, ये हालत है हमारे मुल्क की। आज जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, इसमें किसी पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, किसी निज़ाम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। कोशिश करते हैं कि इसके हवाले से जितना हम कोई मुलामात या थोड़ी सी जो सोच रखते हैं उसको सामने रखते हुए ईरान से शुरू करते हैं। इमाम खमीनी, पहली तो बात है फ़ारसी ज़बान बोलते हैं, फ़ारसी में भी जो मजहबी स्कॉलर होता है उसको इमाम कहते हैं। शहनशाह पहलवी ने जब अपनी शहनशाहत को परवान चढ़ाते हुए 1950 में तख्त संभाला, तख्त के ऊपर बैठे, तो इमाम खमीनी के वालिद जो थे और इमाम खमीनी ने बगावत की थी कि हम नहीं मानते शहनशाहत को। जब उन्होंने ऐसे काम किए तो ज़ाहिर है वो मजहबी स्कॉलर थे, इसीलिए इमाम खमीनी को इमाम खमीनी कहते हैं। उनको और उनके वालिद को मुल्क बदर किया गया। मुल्क बदर हुए, कभी इराक़, कभी लीबिया, कभी फ्रांस, और ज़्यादा अरसा फ्रांस में रहे। 45 साल वहाँ पे रहने के बाद उन्होंने यहाँ से वहाँ पे इनकलाब की दावत दी, आवाम को मोटिवेट किया, लगे रहे। कोई फेसबुक, ट्विटर कुछ नहीं था। ये 1969 के वाक़यात हैं जो आपको बता रहा हूँ। जब वो फ्रांस से ईरान पहुँचे एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पे 10 लाख अफराद ने उनका इस्तकबाल किया। उसके बाद क्या हुआ, मुख्तसर कहानी कि जो इमाम पहलवी थे, जो शहनशाह पहलवी थे सॉरी, वो जुल्म करते थे, एक्शन करते थे, फिर उसका रिएक्शन हुआ, ये वापस गए और वहाँ पे इनकलाब आ गया। आज तक इनकलाब है, बाकी किसने किसको किस गन से कब कैसे मारा ये बताना मकसूद नहीं है। फिर पाकिस्तान की थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं, जब बना था इसको छोड़ दें, 1970 से शुरू करते हैं। इलेक्शन हुए, बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान जीते, उनकी 162 सीटें थी, इनके पास निसफ सीटें थी, उनको वजारत उज़्मा ना दी गई। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया। हालात चंद दिनों के लिए, 1.5 हफ्ते के लिए संभल गए। जब संभले तो उसके बाद शेख मुजीब को गिरफ्तार भी किया गया, जेल में रखा गया, मारने की कोशिश की गई, बच गए चूँकि थोड़ा रिएक्शन आया था, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। और कुछ ही अरसे के बाद वहाँ पे बगावत ने ज़ोर पकड़ा, वो जो एक्शन हुआ था उसका रिएक्शन आया, और उस रिएक्शन की नज़र हुआ मशरक़ी पाकिस्तान साबका मौजूदा बांग्लादेश बन गया। क्यों कि वहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई थी। फिर आप देखिए कि तारीख़ कैसे जो है वो आप याद करवाती है ये वाक़यात। उसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1977 में फांसी के फंदे के ऊपर लटका दिया। उनकी हुकूमत भी उससे कबल ख़त्म हो गई। चावल स्मगलिंग करने का इल्ज़ाम लगा, उनको एक कातिल बनाया गया, उनको गद्दार कहा गया, और एक डिक्टेटर ज़ियाउल हक साहब जो थे वो बरसत इक़्तिदार आए, और जिस भुट्टो को जो इस्टेब्लिशमेंट लाई थी उसी इस्टेब्लिशमेंट ने मार दिया। और बाद में उसी इस्टेब्लिशमेंट का सरबराह अपने ही मुल्क में उड़ते हुए जहाज़ से इस दुनिया से कूच करके, जिनका नाम ज़ियाउल हक था, उनकी बहस में नहीं पड़ते। फिर देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए पीपल्स पार्टी पेट्रोटिक बनाएगी, लेकिन भुट्टो साहब आज भी ज़िंदा हैं, जैसी कैसी हालत में। भले सिर्फ सिंध की हद तक उनकी हुकूमत है, लेकिन वो ज़िंदा ज़रूर हैं। लेगेसी कभी मरती नहीं, याद रखिएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम के लिए। उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर आवाम को वोट का हक़ दिया, ये पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत उन्होंने दिया। जहाँ गलतियाँ होती हैं वहाँ मुस्बत काम भी होते हैं। फिर अगला किस्सा ये है कि 1999 में कू किया परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म की। बिहाइंड द सीन नहीं जाते, जो सामने बातें हैं उनको बयान करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने डील की या ढील की, जो भी हुआ, एग्ज़ाइल में सऊदी अरब चले गए। मुशर्रफ साहब ने चंद साल हुकूमत की, और जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उसमें से उस पार्टी को तोड़ के एक नई पार्टी ने जन्म लिया, जिसको काफ लीग कहते हैं। और तकरीबन 70% पार्टी जो थी वो ख़त्म हो गई। और साद रफ़ीक, एक नाम बताता हूँ, ये आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के अंदर साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक साहब के यहाँ गोशा नशीन हुए, वहाँ पर इन्होंने पनाह ली। ख्वाजा आसफ़ ने बड़ी सोबतें बर्दाश्त की। राना सनाउल्लाह के ये बाल और उनके सर के बाल मोड़ दिए गए, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। उससे पहले वो पीपल्स पार्टी में भी रहे, फिर नून लीग में थे, तो उन्होंने ये जुल्म और जबर बर्दाश्त किया और पार्टी टूटी। फिर मुशर्रफ साहब की
जब दौर ख़त्म हुआ तो उससे पहले मिसाक जमहूरियत हुआ, 2-3 पार्टियों ने मिल के मिसाक जमहूरियत किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर से जमहूरी निज़ाम आगे बढ़ा। जब जमहूरी निज़ाम आगे बढ़ा तो उससे कबल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद दुनिया से चली गई। आसिफ ज़रदारी साहब ने एक अच्छा काम ये किया कि कहा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और लोगों को उस तरह से बचाया और मुल्क को नुकसान से बचाया बड़ी हद तक। इलेक्शन हुए, हुकूमत बनी, सदर पाकिस्तान बन गया आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी बने, लेकिन आज तक किसी वज़ीर आज़म ने 4 साल पूरे ना करने की रीत को कायम रखते हुए, दायम रखते हुए उनके ऊपर हार चोरी करने का इल्ज़ाम लगा और उसके बाद उन्होंने जो ख़त नहीं लिखा था स्विस बैंक को, उसके ऊपर अदालत ने उनको नाअहल किया, वो फारिग हुए और मौजूदा स्पीकर और उस वक्त वज़ीर आज़म बने राजा परवेज़ अशरफ। फिर इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ साहब बरसर इक़्तिदार आए, 2 ताई अक्सरियत से आए। लोगों की आंखों में खटके, जो असल ताकत है वो नहीं चाहती कोई शख्स जो है, कोई सियासतदान जो है, जो पार्टी है वो इस मुल्क के अंदर इतनी मजबूत हो जाए कि 2 ताई अक्सरियत से आए, खुद से बिल पास करे और इवन हमें आंखें दिखाए उस वक्त का इस वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कि हम आपको 22 अरब से ज़ायद जो दफ़ाई बजट है नहीं देंगे, और बजट मांगने से लेके और बेशुमार चीज़ें हों, और फिर उनको बतौर वज़ीर आज़म नाअहल कर दिया जाए। पनामा केस आए, बेटे से तनख्वाह न लेने के ऊपर ये मामलात हों, फिर आप उनको जेल में डालें, फिर जहर देने की बात हो, फिर आप लंदन भेज दें, वही इस्टेब्लिशमेंट लंदन भेजिए, और फिर क्या हो कि इमरान उनकी फिर इलेक्शन हो, आप इमरान खान को जो है वज़ीर आज़म बनाएं, और लोगों के बकौल के इनको मैनेज करके इक़्तिदार में लाया गया। और इमरान खान के बकौल के नो डाउट इस्टेब्लिशमेंट तो साथ थी, हर एक को पता है, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती थी, जो कि पाकिस्तान में तो इमरान हो, कोई भी हो, इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर नहीं आ सकता। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि मुझे कम सीटें दी गई, लूली लंगड़ी हुकूमत दी गई ताकि मैं उनके कंट्रोल में रहूँ, और वही बात हुई कि उस वक्त इलेक्शन हुए और इमरान खान बरसर इक़्तिदार आए, लेकिन कमज़ोर हुकूमत थी, और इमरान खान इक़्तिदार में आने के बाद 4 साल पूरे ना कर सके, उनको पहली बार आईनी तरीके से हटाया गया। भले रात के 12 बजे अदालतें खुली थी, भले रजीम चेंज की बात सामने आई, ख़त सामने आए, और उन इमरान खान को हटाने के लिए 11 जमातों को इस्टेब्लिशमेंट ने एक साथ मिलाया और ये तासर दिया और ख़ुद को मुतमईन करने की कोशिश की, जिसको बाजवा रजीम कहते हैं कि चलें एक को कुचलने के लिए 11 साथ हैं, 12वीं जमात हम खुद हैं, जिसमें बाप पार्टी, MQM, मौलाना फजलुर रहमान, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सारे ही शामिल थे उसके अंदर। इवन काफ लीग भी उसके अंदर शामिल, जो असल है, जिसके चौधरी शुजात सरबराह हैं। तो जब उन्होंने ये नया तजर्बा करने की कोशिश की, फ़र्क ये था कि पहले वाक़यात 19वीं सेंचुरी में या उसके आखिर में हुए थे, ये 21वीं सदी थी, जदीद दौर था, ख़ासकर 2010 के बाद मुल्क में 4G तक चीज़ें आ चुकी हुई हैं। इस वक्त हुआ ये कि इमरान खान को कुचलने के लिए उन्होंने 11 जमातों को जमा किया, और आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो इमरान खान को कुचला जा रहा है। और ये अनोखा वाक़या इसलिए है, एक शख्स वज़ीर आज़म है तो अवाम उसके ख़िलाफ़ है महंगाई को वजह बना के, वो शख्स जो ही वज़ारत उज़्मा के मनसब से हटता है तो फिर क्या होता है कि अवाम उसके साथ हो जाते हैं, और आज तक बढ़ते ही जा रहे हैं, अवाम को दूर ना किया जा सका। और आज जब असद उमर ये कहे मैं ओहदा छोड़ता हूँ पार्टी और इमरान खान को नहीं छोड़ रहा, फवाद चौधरी पार्टी और इमरान खान दोनों को छोड़ जाएं, 2 दर्जन के करीब आपके पार्टी लोग छोड़ जाएं, उनको बिला वजह गिरफ्तार किया जाए, सियासतदानों के ऊपर 150 FIR हो, आपकी जान लेने के लिए आपके ऊपर हमला हो जाए लॉन्ग मार्च के दौरान, क्या क्या नहीं हुआ, लोगों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, नंगा किया गया, बार बार पकड़ा गया, 4 बार जमानत हुई, 5वीं बार पकड़ लिया गया, इस मुल्क की औरतों को नहीं छोड़ा गया, न्यूज़ एंकर के ऊपर पाबंदी, मीडिया ब्लैकआउट, इंटरनेट के ऊपर पाबंदी, और उसके बावजूद आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके लोगों के ऊपर कहर बसर है। कल नून लीग वाले खुश थे, आज PTI वाले मुश्किल में है, कल PTI वाले इनके ऊपर खुश थे, मुस्लिम लीग नून वाले मुश्किल में थे। तो ये हो क्या रहा है, अगर इससे पहले ये हो क्या रहा है ये बता दूं कि जिस तरीके से इनके ऊपर सोबतें आई, लोग कहते हैं बर्दाश्त नहीं कर सके, ये बड़े लोग थे टक्कर वाले, तो इनको हुआ क्या, मगर जितनी तादाद में जितने प्रेशर के साथ कम लोगों ने छोड़ा है, इससे साबित ये हुआ कि अवाम आज भी इमरान खान के साथ हैं, और उस तनासब से लोगों ने नहीं छोड़ा। जिस तरह से आपको मैंने 1970 से लेके 99 से लेके 2018 की मिसाल तक दी हैं, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या वहाँ तक ये पहुँच पाएंगे। लेकिन असद उमर का पार्टी ओहदा छोड़ना, 2 ओहदे छोड़ना और इमरान खान को न छोड़ना और पार्टी को न छोड़ना, ये इस बात का सबूत है कि वो हालात नहीं है जैसे बाकियों के साथ चीज़ें होती थी। मसला क्या हुआ, आखिरी 30 सेकंड के अंदर बात को ख़त्म करूँगा कि इस मुल्क के जो अवाम थे
ये कौम ना बन सके, इनको हजूम तक रखा गया, इनकी तालीम का बजट ना बढ़ाया गया, इनको तालीम ना दी गई, लेकिन फिर भी एंड्रॉयड फ़ोन, इंटरनेट, टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब ने इस कौम को शऊर दे दिया। शऊर के लिए डिग्री ज़रूरी नहीं है, आपको बस समझ होनी चाहिए इस मुल्क का निज़ाम कैसा है। तकसीम किया गया फ़िरक़ों में, इलाकाईज़्म में, मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर दो तबकात ने तकसीम किया इनको, उलमाए कराम ने और सियासतदानों ने। जब इन्होंने तकसीम कर दिया तो ये कोई बड़ी तकसीम नहीं थी, ये कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं था, लेकिन उलमा और जो सियासी रहनुमा होते हैं ये कौम के नुमाइंदे होते हैं। ये एक MPA होता है, एक मस्जिद के मिंबर के ऊपर बैठता है, कोई MNA बनता है, फिर वो वज़ीर भी बनता है, फिर वो मुल्क का हाकिम वक्त वज़ीर-ए-आज़म भी बनता है। उनकी तकसीम तो ठीक थी, लेकिन यही जो कौम के रहनुमा थे, मजहबी स्कॉलर, और फिर जो कौम के रहनुमा सियासतदान थे, इनको तकसीम करने वाली एक और ताकत आ गई। वो कौन सी ताकत थी? जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट ने इन कौम के रहनुमाओं को डिवाइड एंड रूल करके मारा। जैसे कि 11 एक तरफ हैं, इमरान खान अकेला है। जैसे कि पहले इमरान खान उधर था, ये 11 एक तरफ थे, कभी जमात इस्लामी साथ, कभी मौलाना इधर, कभी उधर, कभी MQM को कुचल दिया जाता है। कहने का मतलब कि डिवाइड एंड रूल करके इन लोगों को एक दूसरे के खिलाफ किया गया, नफरत फैलाई गई। होना ये चाहिए था कि आइन को दोबारा रिशफल करें, जो पहला भी था उसके ऊपर अमल हो जाता तो ये चीज़ें यहाँ तक ना पहुँचती। अब भी इस मुल्क के पास जो है वो दुनिया में कहीं ऐसा मुल्क नहीं है जिसके मौसम ऐसे हों, जिसकी मिट्टी इतनी जरखेज़ हो, जिसकी फ़ौज इतनी बहादुर आम फौजी, जबकि उसके अवाम जो है उनके अंदर इतना जज्बा हो कि आप आज भी दुश्मन के साथ लड़ने के लिए इनको आवाज़ देंगे, ये वहाँ पे पहुँचेंगे। मगर इस चीज़ का हल क्या है? आप खुद अपना आर्मी चीफ लगा लिया करें, नहीं पूछा करें सियासतदानों को, अपनी चीज़ों को तकसीम कर लें। कोई किसी को हिसाब नहीं देगा, कोई कुछ नहीं करेगा। ये जो उलझनों वाली चीज़ें हैं इसको ख़त्म करें। ना कोई पाक फ़ौज के ऊपर तनकीद करेगा, ना कोई किसी को डर्टी हैरी कहेगा, ना किसी को एक्सटेंशन चाहिए होगी, ना 3-3 नाम भेजने पड़ेंगे, ना किसी को ये कहना पड़ेगा कि रिटायर्ड बंदे को आर्मी चीफ बना दिया। इन थिंक टैंक को और ख़ास कर आवाम को एक कौम बनना पड़ेगा। पार्टी के लिए सिर्फ स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, अपने हकूक़ के लिए करनी पड़ेगी, उसके लिए चाहे जो भी मर्जी पार्टी हो। फिर जब आप कौम बन जाएंगे तो फिर आपको समझ भी आएगी, आप मुल्क, कौम और मज़हब के लिए यकजा होंगे, ना कि किसी एक पार्टी के साथ बन गई। और ख़ासकर ये काम आपको कौन कर सकता है? जब सियासतदान एक हो जाएंगे, सही मानों में जमहूरियत होगी, ना कि मिलिट्री डेमोक्रेसी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।